हेलो एवरीवन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सेप्टेंस का टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस की, मेंटल प्रपोजल या मेंटल एक्सेप्टेंस से आपका कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए प्रपोजल को भी कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। अगर दोनों पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं वो फेस टू फेस है तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है कम्युनिकेशन की, बिकॉज पार्टीज़ फेस टू फेस हैं। एक पार्टी ने प्रपोजल दिया है, दूसरी ने उसी टाइम पे उसको एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया, तो उन फेस टू फेस कम्युनिकेशन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब पार्टीज एक दूसरे से दूर है। एक पार्टी अगर दिल्ली में है, दूसरी पार्टी मुंबई में है, अगर वो टेलीफोन से या किसी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अगर वो लेटर्स, टेलीग्राम, ईमेल के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपका जो प्रपोजल का टाइम है, एक्सेप्टेंस का टाइम है, वो दोनों अलग होते हैं। इन्हीं केसेस में ये आपका जो टॉपिक है कम्युनिकेशन और रिवोकेशन, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन और रिवोकेशन से डील करते हुए सेक्शन 3, 4, 5, 6 एंड 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 5 जो सेक्शंस हैं ये आपके डील करते हैं कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ द ऑफर प्रपोजल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कहा गया है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। सो कम्युनिकेशन किन किन चीज़ों का? कम्युनिकेशन 3 चीज़ों का, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, क्योंकि रिवोकेशन भी आपको कम्युनिकेट तो करनी ही पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन का कैसे हो सकता है? बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टीज। दैट मीन्स किसी पॉजिटिव एक्ट से भी आप अपनी प्रपोजल को, एक्सेप्टेंस को या रिवोकेशन को कम्युनिकेट कर सकते हो, या किसी ओमिशन से भी आप प्रपोजल, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन को कम्युनिकेट कर सकते हो। अफेक्ट क्या होना चाहिए उस एक्ट या ओमिशन का? अफेक्ट होना चाहिए कि आपका प्रपोजल है वो कम्युनिकेट हो जाए, या एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट हो जाए, या रिवोकेशन है वो कम्युनिकेट हो जाए। सो एक्ट और ओमिशन का मेन पर्पस क्या होता है, मेन उसका अफेक्ट क्या होना चाहिए? इट रिजल्ट्स इन द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका जो डील करता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के साथ, वो है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट, अगर ए ने बी को कोई भी ऑफर दिया है, फॉर एग्जांपल ए ने कहा कि मैं अपना हाउस है वो आपको सेल करना चाहता हूँ 10 लाख रुपीज़ में। सो ये जो ऑफर है ये कब कंप्लीट हो जाएगा? इसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी? जब ये ऑफर बी की नॉलेज में आ गया है, जब ये बी के पास कम्युनिकेट हो गया है। अब फॉर एग्जांपल फेस टू फेस में जैसे हमने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है? मान लीजिए ए ने लेटर लिखा बी को कि मैं अपना हाउस है, अपना घर है, वो 10 लाख रुपीज़ में आपको सेल करना चाहता हूँ। अब इसने वो लेटर लिख के यहाँ दे दिया। अब हम डीम क्या करते हैं कि व्हेन द लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड बाय बी, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, जब लेटर बी के पास रिसीव हो गया। लेकिन अगर हम एक्चुअल सिनारियो देखें, मान लीजिए लेटर बी के पास आया, बी ने लेटर को उठा के अपने ड्रॉर में रख दिया, उसने उस लेटर को खोल के पढ़ा ही नहीं, तो क्या इस केस में प्रपोजल की जो कम्युनिकेशन है वो हो गई है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब होगी? जब बी की नॉलेज में ये इसका प्रपोजल आ जाएगा। ए का प्रपोजल जब बी की नॉलेज में आ जाएगा तब प्रपोजल की कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाएगा। नॉलेज में आने का मतलब क्या है कि बी ने लेटर को खोला, उसने उसे पढ़ा और उसके कंटेंट्स को उसने समझ लिया कि हाँ ए मुझे अपना जो घर है वो 10 लाख रुपीज़ में बेचना चाह रहा है। जब इस बी की समझ में ये चीज़ आ जाएगी तब हम कहेंगे कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। एक दूसरा केस देखते हैं। बी ने लेटर को खोला और वो लेटर किसी दूसरी ऐसी भाषा में लिखा गया था जो बी को आती ही नहीं है। मान लीजिए बी को सिर्फ हिंदी आती है और ए ने लेटर लिख दिया इंग्लिश में या उर्दू में, जो कि बी को आती ही नहीं है। बेशक से उसने लेटर खोल लिया, उसने पढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया। इस केस में भी प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। सो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बी की नॉलेज में आना, दैट मीन्स उसने खोला और उसने अंडरस्टैंड कर लिया, उसने समझ लिया कंटेंट्स को जो ए ने उसे डिलीवर किए थे। इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। ठीक है, तो हम डीम करते हैं दैट व्हेन बी हैज़ रिसीव्ड, व्हेन बी हैज़ कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर, तो ऑफर की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये है फर्स्ट कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गई है। अब बी के पास ऑफर आया, इसके पास 2 चॉइसेस हैं, ये इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या इस ऑफर को वो रिजेक्ट कर ले। रिजेक्ट करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसको रिप्लाई ही ना करे या वो उसको साफ मना कर दे कि मैं आपका घर नहीं खरीदना चाहता हूँ। तो रिजेक्शन के केस में कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है।
अब मान लीजिए बी चाहता है कि वो इस ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो वो क्या करेगा, वो एक एक्सेप्टेंस लेटर लिखेगा या किसी भी दूसरे मीन्स से वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा ए के प्रपोजल के लिए। क्या चीज़, जो ए ने ऑफर दिया है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। 10 लाख रुपीज़ में ए ने अपना एक घर बेचना चाह रहा, जो ऑफर दिया है वही घर 10 लाख रुपीज़ में बी खरीदने के लिए उसको एक्सेप्टेंस दे सकता है। अब ए के पास अगर 2 घर है, मान लीजिए ए के पास 2 घर है, ठीक है, एक्स और वाई। अब ए ने ऑफर दिया था एक्स घर को 10 लाख रुपीज़ में बेचने के लिए, बी कहता है मैं आपके वाई घर को 10 लाख रुपीज़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए आपको जो ऑफर है वो अनकंडीशनली अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि जब इसने इस ऑफर को एज इट इज़, एक्स घर को बेचा है 10 लाख रुपीज़ में, ये एक्स घर को खरीद रहा है 10 लाख रुपीज़ में, सेम जो ऑफर दिया गया था उसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इस ऑफर को जब ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसने एक काउंटर लेटर लिखा ए के पास। तो अब हम बात करते हैं कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस कब होगी, उस एक्सेप्टेंस से बी कब बाउंड हो जाएगा और ए कब बाउंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल उसको हम एक सिंपल आसान भाषा में समझेंगे। एक्सेप्टेंस 2 पर्सन्स को बाउंड करती है, किस किस को, इस प्रपोजर को जिसने ऑफर दिया है इस पर्सन को, और ये पर्सन जिसने एक्सेप्ट किया है जो एक्सेप्टर है। अब बी ने क्या किया, बी ने एक लेटर लिखा, एक खत लिखा है और ये गया पोस्ट ऑफिस में और इसने इस खत को यहाँ पे पोस्ट कर दिया। सही ए का जो पता था, नाम पता सब उसने ठीक लिखा है, पोस्टल एड्रेस सही करके इसने प्रॉपर जो स्टैंप उस पर लगवानी थी पोस्टल स्टैंप वो सब लगा के इसने इस लेटर को यहाँ पोस्ट कर दिया। तो जैसे ही इसने उस पेटी के अंदर, उस पोस्ट बॉक्स के अंदर अपना ये एक्सेप्टेंस लेटर डाला, उसी पॉइंट पे उसी वक्त ए बाउंड हो जाएगा एक्सेप्टेंस से। ए अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता है इस पॉइंट के बाद। जब तक बी अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट नहीं करता है तब तक ए अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। तो हम साथ के साथ करेंगे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को भी और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को भी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ने जब अपना लेटर पोस्ट कर दिया है, ए के पास रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल खत्म हो गया है। तो ए प्रपोजल को कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी है। अब बात आती है बी की, यानी कि जो एक्सेप्टर है वो कब अपनी एक्सेप्टेंस से बाउंड हो जाएगा। अब ये लेटर है जो इसने लिखा है, जो ठीक नाम पते के साथ इसने पोस्ट कर दिया है ए के पास। जब ये रिवोकेशन लेटर ए के पास यहाँ पहुँचेगा, इस पॉइंट पर बी बाउंड हो जाएगा अपनी एक्सेप्टेंस से। इस पॉइंट के बाद बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता है। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन कब तक हो सकती है, जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट बी कंप्लीट नहीं हुई है। एज अगेंस्ट बी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, व्हेन इट कम्स टू एज नॉलेज। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल के साथ हमने इन दोनों पॉइंट्स को कवर कर लिया है। एज अगेंस्ट द प्रपोजर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, जब इसने पोस्ट कर दिया है, सही एड्रेस और नाम पते के साथ पोस्ट कर दिया है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होती है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। तो ये चीज़ हमें बताई गई है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिवोकेशन की कम्युनिकेशन में। जैसा कि अभी हमने बात की, ए अपने प्रपोजल को कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पोस्ट नहीं किया है। अब रिवोकेशन अगर वो करना चाह रहा है प्रपोजल की, तो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, अगर इसने रिवोक कर दिया है तो कब ये रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रिवोकेशन के कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने की बात। रिवोकेशन कब तक हो सकता है वो अलग चीज़ है जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है। कम्युनिकेशन कब हो जाएगी, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, यानी कि मान लीजिए ए अपना प्रपोजल है वो रिवोक करना चाह रहा है, तो जैसे ही इसने अपनी रिवोकेशन बी के पास भेजी है, इसके लिए तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। जैसे ही इसने अपना रिवोकेशन लेटर डाला बी के पास, तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। ए के लिए ये कंप्लीट हो गई है। अगर हम बात करें रिवोकेशन की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी कि किसके लिए, जैसे प्रपोजल को ए ने रिवोक किया है तो किसके अगेंस्ट किया है, बी के। किसको किया है, बी को किया है। तो बी के लिए कब हो जाएगा, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। जब बी के नॉलेज में रिवोकेशन आ जाएगी तो बी के लिए भी रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं कि ए के लिए रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी, जब ए ने रिवोकेशन कर दी है, इसने अपना लेटर डाल दिया है, तभी इसके लिए रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। बी के लिए कब हो जाएगी, जब इसकी नॉलेज में आ गया है। सिंपल। अब हम बात करते हैं रिवोकेशन कब हो सकती है, किस टाइम तक हो सकती है। जब तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन गया है तब तक
आपकी रिवोकेशन पॉसिबल है। ठीक है, जो एक्सेप्टेंस की हमने बात की थी प्रपोजर और एक्सेप्टर के अगेंस्ट, उन पॉइंट्स से पहले तक आप रिवोक कर सकते हो प्रपोजल को और एक्सेप्टेंस को। अब बात आती है कि रिवोकेशन कैसे हो सकती है। तो रिवोकेशन करने के लिए वी हैव डिफरेंट मोड्स, अलग अलग तरीके हम अपना सकते हैं। जैसे अगर लेटर से आपने ऑफर दिया है तो आप एक फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आप टेलीग्राम भेज सकते हो, आप फ़ोन कर सकते हो, तो आप एक फास्टर मोड अपना सकते हो रिवोकेशन करने के लिए कि प्रपोजल जब तक ये यहाँ पे एक्सेप्ट करे उससे पहले ही मैं रिवोक कर दूँ। तो अलग अलग तरीके हैं जिनसे रिवोकेशन हो सकती है। तो रिवोकेशन कैसे हो सकती है, ये जो मोड्स हैं ये आपको प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले दिया गया है बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब क्या है कि जैसे ए ने लेटर से प्रपोजल दिया था और उसने टेलीग्राम भेज के अपने प्रपोजल को रिवोक कर लिया है, यानी आपने एक्सप्रेसली रिवोक करते हुए एक नोटिस भेजा है सामने वाली पार्टी के पास। ऐसे ही एक्सेप्टेंस के केस में है कि मान लीजिए बी ने जो पहले एक्सेप्टेंस दी थी अब वो इसे रिवोक करना चाह रहा है, तो जब तक इसका एक्सेप्टेंस लेटर ए के पास पहुंचता है उससे पहले ही इसने एक टेलीग्राम भेज दिया है जो एक्सेप्टेंस लेटर के भेजने से पहले इसके पास पहुंच जाए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बाय नोटिस हम इसे कहेंगे कि बाय नोटिस जो प्रपोजल है या जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक कर ली गई है। दूसरा मोड क्या हो सकता है, बाय लैप्स ऑफ टाइम। ये मोड आप कब यूज कर सकते हो, जब एक टाइम फ्रेम दिया गया है, एक टाइम दिया गया है किस चीज के लिए, एक्सेप्टेंस देने के लिए। इसी एग्जाम्पल में अगर हम कह दें कि ए ने कहा कि मैं अपना घर आपको 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, अगर आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो 2 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पे 2 दिन का टाइम दिया गया है एक्सेप्टेंस देने के लिए। अगर 2 दिन के अंदर बी एक्सेप्टेंस नहीं देता है तो हम क्या कहेंगे, बाय लैप्स ऑफ टाइम जो ऑफर था, प्रपोजल था, वो आपका लैप्स हो गया है। नेक्स्ट है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ असेंशियल प्री कंडीशंस। अगर ऑफर देते वक्त ए पर्सन ने कोई भी असेंशियल प्री कंडीशन इम्पोज की है लेकिन जो आपका एक्सेप्टर है उसने इन प्री कंडीशंस को फुलफिल किए बिना ही एक्सेप्टेंस दे दी है, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या कहा कि मैं अपना घर आपको 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, खरीदने में अगर आप इंटरेस्टेड है तो एडवांस के तौर पे 2 दिन के अंदर अंदर 10,000 रुपये मुझे दे दीजिए। अब इसने एक्सेप्टेंस दे दी लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर इसने 10,000 रुपये ए को नहीं दिए, तो दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एसेंशियल प्री कंडीशन की जो सिचुएशन है वो अराइज हो गई है यहाँ पे। तो इससे भी क्या होगा, आपका जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन का टाइम दिया गया था ये एडवांस मनी देने के लिए। नेक्स्ट जो मोड है रिवोकेशन का वो कैसे हो सकता है, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। अब डेथ या इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, यहाँ 2 सिनेरियो आपके हो सकते हैं कि अगर एक्सेप्टेंस देने से पहले ही जो डेथ है और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर है उसकी नॉलेज अगर एक्सेप्टर के पास चली गई है तो उसी पॉइंट पे आपका जो ऑफर है वो लैप्स माना जाएगा, वो खत्म हुआ माना जाएगा। लेकिन जो एक्सेप्टर है उसे पता ही नहीं है, उसके पास नॉलेज ही नहीं है कि आपका जो ए पर्सन था, जो ऑफरर था, उसकी डेथ हो गई है या वो इंसेन हो गया है, और इस नॉलेज के बिना ही उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। तो बी के पास नॉलेज होना ज़रूरी है ऑफ डेथ एंड इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है इंग्लिश और इंडियन लॉ के अंदर। इंग्लिश लॉ में क्या है कि अगर डेथ और इंसैनिटी की नॉलेज नहीं भी है एक्सेप्टर को तो भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं दी जा सकती है। तो इंग्लिश लॉ में हर सिचुएशन में डेथ और इंसैनिटी के केस में आपका जो ऑफर है वो लैप्स हो जाता है, आपका रिवोकेशन मानी जाएगी। लेकिन इंडियन लॉ में अगर एक्सेप्टर को नॉलेज है तभी रिवोक माना जाएगा, अगर बिना नॉलेज के ही उसने एक्सेप्टेंस दे दी है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा जो इस ए पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे बाइंड होगा। नेक्स्ट आपका जो मोड है दैट इज बाय काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल का मतलब क्या होगा कि जो एक्सेप्टर था, जो ऑफरी था, उसने एक्चुअल ऑफर को एक्सेप्ट करने की बजाय आपको एक काउंटर ऑफर दे दिया, एक दूसरा ऑफर दे दिया है। तो काउंटर ऑफर की वजह से आपका जो ओरिजिनल ऑफर है वो अपने आप ही रिवोक हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, इट बिकम्स डेड। उसको बाद में आप एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकते हो। अब काउंटर ऑफर कैसे हो सकता है, जैसे ए ने कहा था कि 10 लाख रुपए में मैं आपका अपना घर है वो आपको बेचना चाहता हूँ, बी कहता है कि नहीं 9 लाख रुपए में मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो 9 लाख का ऑफर जो दिया गया है दिस इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर निगेट्स द ओरिजिनल ऑफर, खत्म कर देता है ओरिजिनल ऑफर को।
अब ए के ऊपर है कि वो इस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर ए ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो 9 लाख रुपए में अपना घर नहीं बेचना चाहता हूँ, फिर बी कहता है कि चलो ठीक है, ये 10 लाख रुपए लो और घर मुझे दे दो। अब ए मना कर देता है तो बी केस नहीं कर सकता है कि इसने मुझे ऑफर दिया था, मैंने 10 लाख को एक्सेप्ट भी कर लिया और इसने मुझे घर नहीं बेचा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसने काउंटर ऑफर दिया, एक्चुअल जो ऑफर था वो रिवोक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर ऑफर देते वक्त जो प्रपोजर था उसने कोई भी मैनर प्रिस्क्राइब की थी एक्सेप्टेंस देने के लिए, और एक्सेप्टेंस उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं दी गई है, देन ऑफरर के ऊपर है, उसके पास चॉइस है कि वो उस दूसरी मैनर में दी गई एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है तो माना जाएगा कि उसने दूसरी मैनर में जो एक्सेप्टेंस दी गई थी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है और ही विल बी बाउंड बाय दैट एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर इसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है उस दूसरी मैनर में दी गई एक्सेप्टेंस के ऊपर, तब बी के ऊपर होगा, तब एक्सेप्टर के ऊपर होगा कि वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ही एक्सेप्टेंस दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दैट विल रिजल्ट इन रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। लास्ट आपका जो मोड है रिवोकेशन का वो है बाय चेंज इन लॉ, कि आपका जो कानून है वही बदल गया है, जिसकी वजह से आपका जो प्रपोजल था वो क्या हो गया, अब खत्म हो गया है, रिवोक हो गया है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने। तो इससे भी क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल ऑफर था, जो आपका प्रपोजल था, वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अब इसी में एक और आपका पॉइंट है कि अगर मान लीजिए जब हम रिवोकेशन की बात कर रहे थे कि रिवोकेशन लेटर इसने भेजा और एक्सेप्टेंस लेटर इसने पहले ही भेजा था, दोनों के दोनों लेटर अगर एक साथ ए के पास पहुंच गए तो क्या माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है या उससे पहले ही जो एक्सेप्टेंस थी वो रिवोक हो गई है। तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट्स है वो डीम करते हैं कि रिवोकेशन का लेटर है वो पहले मिला है, बेशक से दोनों लेटर एक साथ मिले हैं और पहले उसने एक्सेप्टेंस लेटर खोल लिया, बाद में उसने रिवोकेशन लेटर खोल लिया, तो भी हम क्या मानेंगे कि जो एक्सेप्टेंस थी वो रिवोक हो गई है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पीटी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखते रहें।